गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का हीरो लिया नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन सारे आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में जो कि रिपीटेड आने वाले एग्जाम या पहले वाली एग्जाम में आ चुके हैं, जो कि आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आपके लिए अच्छे से स्कोर भी ये गेन करवा सकते हैं। तो वीडियो के शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये टॉपिक और ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देन आफ्टर एंड ऑफ द वीडियो मुझे थैंक्स ज़रूर बोलना, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स। तो यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लिकेशन नहीं है मिजल्स का, वो हमें फाइंड आउट करना है। लेरिंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या इंसेफेलाइटिस। तो दोस्तों बता दें, जो मिजल्स होता है, मिजल्स क्या है? मिजल्स इज हाईली कंटेजियस इलनेस कॉज्ड बाय वायरस, जो कि वायरस से होता है। और कहाँ पे रेप्लिकेट होता है? नोज एंड थ्रोट के अंदर रेप्लिकेट होता है। किसके? जो बच्चा मिजल्स से इन्फेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं: लेरिंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड एंसेफेलाइटिस। तो दोस्तों बता दें कि इसका जो आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन मिजल्स के ही हैं, बस आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है? कंजेनाइटल हार्ट डिसीज जो होती है वो होता है, जो कि मिजल्स में कभी नहीं होता है। तो अब हम मिजल्स के जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो हम एक बार इस पे थोड़ा देख लेते हैं। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशन को याद करने के लिए आप यूज कर सकते हैं मिजल्स कॉम्प। मिजल्स कॉम्प एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप ये सारे कॉम्प्लिकेशन को याद रख सकते हैं, तो कभी आप एग्जाम में भूलेंगे नहीं। तो मिजल्स कॉम्प को हमने कैसे डिवाइड किया है? एम को हम बोलते हैं मायोकार्डिटिस, इंसेफेलाइटिस, A for appendicitis and S for subacute sclerosing encephalitis, L for laryngitis, E for early death, C for corneal ulcer, then O for otitis media, M for mesenteric lymphodentitis, then P for pneumonia। तो दोस्तों ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन मिजल्स के होते हैं, तो ये सारे आप कॉम्प्लिकेशन अच्छे से याद करके रखना, क्योंकि इनमें से कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा पार्ट नहीं है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट का। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट क्या होता है? ये कंजेनाइटल हार्ट डिसीज होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, तो इसमें 4 टाइप के डिफेक्ट पाए जाते हैं। तो इसमें हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा वाला आंसर नहीं है, वो हम पहले चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि आंसर क्या जाएगा। पेटेंट डक्टस आर्टोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा, पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो दोस्तों आपको बता दें कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी पाया जाता है, ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा भी पाया जाता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस भी पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता? पेटेंट डक्टस आर्टोसिस नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है 4th नंबर पे? तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट पाया जाता है। तो दो आर्टरियो जो एट्रियम होता है, दो एट्रियम के बीच में डिफेक्ट ना होके ये दो वेंट्रिकल के बीच में डिफेक्ट होता है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आर्टरियोसिस दे दिया, जबकि यहाँ पे वेंट्रिकुलर होना चाहिए था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, इंजरी टू द अपर ब्रेकियल फ्लेक्सस रिजल्ट इन। तो जो अपर ब्रेकियल फ्लेक्सस होता है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि ब्रेकियल फ्लेक्सस होता है क्या है? फ्लेक्सस का मतलब होता है कि बहुत सारी नर्व एक साथ झुंड बना के फ्लेक्सस बनाती है, तो उसी को हम फ्लेक्सस बोलते हैं। तो ब्रेकियल मतलब हाथ की बात हो रही है, अपर हैंड जो होता है हमारा, वहाँ पे पाया जाता है फ्लेक्सस। तो वहाँ की अगर इंजरी होती है तो उसको क्या बोला जाता है? फेशियल पाल्सी, फ्रेनिक नर्व पाल्सी, क्लम्पके पाल्सी या पाल्सी। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा पाल्सी। ठीक है, तो कैसे जाएगा थोड़ा सा हम इसको
देख लेते हैं। तो फेशियल पाल्सी हमारा क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि फेशियल पाल्सी कब होता है, जब 7th नंबर की जो नर्व होती है, 7th नंबर की जो नर्व होती है वो अगर डैमेज होती तब जाके होता है फेशियल पाल्सी। देन फ्रेनिक नर्व जो होती है वो क्यों नहीं होगी, क्योंकि मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व रिलेटेड टू डायफ्राम होती है, जो कि डायफ्राम को सप्लाई करती है, तो उसमें तो ब्रेकियल फ्लेक्सिस का कोई रोल भी नहीं है, ठीक है, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। क्लम के पाल्सी क्यों हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि C8 और T1 की इंजरी जब होती है तब हम उसे क्लम के पाल्सी कहते हैं। और अपाल्सी जिसका हम बोल सकते हैं ब्रेकियल फ्लेक्सिस पाल्सी भी इसको बोलते हैं, तो ये एक सेकेंड नेम है इसका, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और ये कब होता है, जब C5 and T1 नर्व जो डैमेज होती है तब इसको हम बोलते हैं अपाल्सी। ठीक है, तो हमारा आंसर अपाल्सी जाएगा, जिसको हम ब्रेकियल फ्लेक्सिस पाल्सी भी कहते हैं। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे मैंने बता दिया। अगर इसमें से आपको कोई डाउट भी हो तो आप हमें कमेंट में आके बता सकते हैं, ताकि हम पर्टिकुलर वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बना सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI वॉज लॉन्च्ड जॉइंटली बाय। तो यहाँ पे बेबी फ्रेंडली जो हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं WHO एंड रेड क्रॉस, WHO एंड FAO, यूनिसेफ एंड WHO, यूनिसेफ एंड FAO। तो हमारा आंसर जाएगा यूनिसेफ एंड WHO। जी हाँ, ये दोनों के ही द्वारा बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो प्रोग्राम था वो चलाया गया था, लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल हम देख लेते हैं। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव इज अ वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम होता है, जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, WHO यूनिसेफ। और कब किया गया था, 1992 इन इंडिया। तो 1992 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इस प्रोग्राम था, इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पे क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना और प्रैक्टिस करवाना अच्छे से, ताकि जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है उसको हम डिक्रीज कर पाए। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया इन्होंने डिसाइड किया था और कुछ रूल बनाया था, जिसको हम फॉलो करके ये चीज़ें इन्फेंट मोर्टिलिटी को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे गोभी एक यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ये बनाया गया है, जिसके तहत हम पूरा पढ़ सकते हैं। जैसे G मतलब ग्रोथ मॉनिटरिंग, है ना, एंड O मतलब प्रमोशन ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, एंड बी मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं, बी मतलब प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, आई मतलब इम्यूनाइजेशन। तो दोस्तों ये वाला जो गोभी वाला जो फॉर्मूला है, ये एग्जाम में आता है कि गोभी का जो फॉर्मूला है ये कौन से प्रोग्राम में दिया गया था, ऐसा करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव में दिया गया था ये। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द फर्स्ट परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नॉन एज। तो जो फर्स्ट परसेप्शन होता है जो कि बेबी के मूवमेंट पे, और जब अगर मदर फील करती है, जब फर्स्ट एक्टिव मूवमेंट होता है और मदर फील करती है, तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं। तो हम देख लेते हैं, एंगेजमेंट, हार्सनिंग, क्विकनिंग या लाइटनिंग। तो हमारा दोस्तों आंसर जाएगा क्विकनिंग। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, क्विकनिंग। वो कैसे जाएगा हम देख लेते हैं थोड़ा सा। क्विकनिंग क्या होता है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर। तो जो पहला मूवमेंट होता है बच्चे के द्वारा, फीटल के द्वारा, और मदर को जब फील होता है तो उसे हम क्विकनिंग बोलते हैं। और प्राइमी ग्रेविडा की अगर हम बात करें, तो प्राइमी ग्रेविडा में ये मदर फील करती है, 18 वीक पर मदर को फील होता है फर्स्ट मूवमेंट। एंड मल्टी ग्रेविडा की बात करें तो 16 वीक में मदर को फील हो जाता है। अब लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग का मतलब होता है रिलीविंग ऑफ प्रेशर सिम्टम 38 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो 38 वीक प्रेगनेंसी होती है, जब बेबी का मूवमेंट, जब फीटल का मूवमेंट नीचे डाउन साइड होने लगता है, तो मदर थोड़ा लाइट फील करती है, तो उसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैंने आपको बताई है, तो हमारा आंसर क्विकनिंग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ हेलप सिंड्रोम। तो हेलप सिंड्रोम के
कौन कौन से फीचर है और इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेलप सिंड्रोम होता क्या है, तो वो भी हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले इसका देख लेते हैं। सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के द्वारा जब सीरियस हाई ब्लड प्रेशर होता है तब ये कॉम्प्लिकेशन दिखने को मिलता है। और अगर सिंड्रोम की बात करें तो नंबर ऑफ सिम्टम्स, जो कॉम्बिनेशन अगर सिम्टम्स का बन जाता है तो वो सिंड्रोम को क्रिएट करता है। तो हेलप सिंड्रोम का मतलब होता है एच मतलब हीमोलाइसिस, ईएल का मतलब होता है एलिवेटेड लीवर एंजाइम, एंड एलपी का मतलब होता है लो प्लेटलेट काउंट। जी हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है रेज्ड लीवर एंजाइम, इयोसिनोफिलिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या हीमोलाइटिक एनीमिया। तो स्वाभाविक सी बात है हमारा आंसर क्या जाएगा, इयोसिनोफिलिया, क्योंकि ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं ये हेलप सिंड्रोम के अंदर आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो हमें कमेंट में आके बताना, हेलप सिंड्रोम के ऊपर हम पूरा एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। द नॉर्मल अबगार स्कोर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न का एक नॉर्मल अबगार स्कोरिंग क्या होता है, ये पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है, नोट करके रखना। बहुत ही बार एग्जाम में पूछते हैं और यही वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके मार्क्स बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि बोलते हमें तो याद है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन नेचर है, तो पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नॉर्मल अबगार स्कोर क्या होता है। 7 एंड अबाव, 3 to 4, 4 to 6 या बिलो 3। तो ऑलवेज जो अबगार स्कोर होता है वो 7 एंड अबाव होना चाहिए, उसी को हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। थोड़ा इसका डिटेल में आप देख सकते हैं। यहाँ पे अबगार स्कोर में 5 फीचर्स होते हैं जिसमें कि अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेंस, एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी रेट, इन पांचों को इंक्लूड किया गया है। और नंबर की अगर हम बात करें तो 0, 1 और 2 इस तरीके से इसमें डिवाइड किया जाता है। और बेबी का जो अपीयरेंस है, पल्स है, एक्टिविटी है, रिस्पॉन्स है, रेस्पिरेटरी रेट है, वो सभी का जो होता है पूरा स्टेटस चेक करने के बाद में स्कोरिंग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें थोड़ा सा और देख सकते हैं कि स्कोर अगर 8 to 10 के तो हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, मतलब ये अबाउ 7 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में हमारा अबाउ 7 था इसलिए हमारा आंसर ये गया है। ठीक है, 8 to 10 होता तब भी वो हमारा आंसर वही जाता। ठीक है, और अगर स्कोर 5 to 7 के बीच में आता है तो इन डिस्ट्रेस की कंडीशन में हम उसको कैटेगराइज करते हैं। और अगर स्कोर लेस देन 5 होता है तो नीडेड रिससिटेशन। तो उस बच्चे को क्या जरूरत होती है, रिससिटेट करने की जरूरत होती है अगर उसका अबगार लेस देन 5 है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस है उसकी हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मेनार्की, प्यूबर्की एंड थैलार्की। थैलार्की, प्यूबर्की एंड मेनार्की, तो ये चारों ऑप्शन में बस इनका थोड़ा सा प्लेस चेंज किया गया है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि जो प्यूबर्टी होती है गर्ल्स में वो उसका जो सीक्वेंस होता है सबसे पहले क्या होता है, पहले थैलार्की होता है। थैलार्की मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स का होता है, डेवलपमेंट ब्रेस्ट बर्ड होते हैं। देन क्या होता है, प्यूबर्टी आती है। ठीक है, देन प्यूबर्टी आती है, देन उसके बाद आती है मेनोपॉज, सॉरी मेनार्की आती है, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल जो होता है साइकिल वो आता है। तो यहाँ पर TPM करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा थैलार्की, प्यूबार्की एंड मेनार्की। ठीक है, तो आप इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन रिजल्ट इन हैरी पेज ऑन द बैक ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें कि हैरी पेज, वो भी बच्चे की जो पीठ होती है उस पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एपिलेप्सी, हाइड्रोसिफिलस, स्पाइना बाइफिदा, ऑकल्टा एंड रिकेट्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा स्पाइना बाइफिदा ऑकल्टा। ठीक है, तो इसका भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो हमारा
क्यों नहीं हुआ उसका भी एपिलेप्सी क्या होता है, रिपीटेड एपिसोड अगर सीजर के आते हैं तो हम उसे एपिलेप्सी बोलते हैं। हाइड्रोसिफिलिस आप सभी को पता होगा, सीएसएफ का प्रोडक्शन या फिर अगर पाथवे में कुछ ब्लॉकेज होता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोसिफिलिस होता है। रिकेट्स क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होने वाला एक रोग है जो कि होता है। स्पाइना बाइफिडा की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। स्पाइना बाइफिडा होता है अ बर्थ डिफेक्ट इन विच डेवलपिंग बेबीज स्पाइनल कॉर्ड फेल्स टू डेवलप प्रॉपर्ली। तो स्पाइना बाइफिडा बर्थ डिफेक्ट होता है जिसमें कि क्या होता है, जो बेबी की स्पाइनल कॉर्ड होती है तो वो या तो कम्प्लीटली पूरी तरीके से फ्यूज नहीं हो पाती और ओपन रह जाती है, ठीक है। इस तरीके से कुछ बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलता है, जिसमें 3 कैटेगरी यहाँ पे बताई गई है। 3 कैटेगरी में आता है स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेनिंजो सेल एंड मेनिंजो मायोसिल, माइलो मेनिंजोसेल हम कह सकते हैं। तो स्पाइना बायोफिडा में क्या होता है, नॉर्मली हैरी पेज जो होता है बच्चे के पीठ के पीछे देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेनिंजोसेल क्या होता है, मेनिंजोसेल में जो रहता है उसमें थोड़ा सा नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो पूरी तरीके से फ्यूज होती है उसमें, मतलब बाहर की तरह से ओपनिंग कुछ दिखने को नहीं मिलती है। मैं माइलोमेनिंजोसील क्या होता है, इसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट तो होता है लेकिन जो ओपनिंग होती है वो भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ स्पाइना बायोफिडा कल्टा की बात करें तो ये माइल्डेस्ट टाइप ऑफ स्पाइना बायोफिडा होता है और इट इज सम टाइम कॉल्ड हिडन स्पाइना बायोफिडा, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये अंदर की साइड ही होता है, इसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और नॉर्मल टाइप का ही होता है, इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती है सेक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the most important tumor marker to diagnose carcinoma of ovary? तो कार्सिनोमा ऑफ ओवरी को डायग्नोस करने के लिए वो कौन सा ट्यूमर मार्कर है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये जो है ओवरी का कैंसर है। तो चेक कर लेते हैं। सीरम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, सेकंड CA-125, नंबर 3 ह्यूमन प्लाजेंटल लैक्टोजन, नंबर 4 सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा CA-125, तो ये हमारा आंसर जाएगा। अब हम जो रिमेनिंग ऑप्शन भी हैं उनका भी थोड़ा देख लेते हैं। कैंसर एंटीजन जो होता है 125 वो ओवेरियन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब भी अगर ओवेरियन कैंसर को चेक किया जाता है तो इसी का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हाई लेवल ऑफ अल्फा फीटो प्रोटीन जो होता है ये लीवर अगर कैंसर होता है बेबी का या फिर ओवरी का कैंसर होता है या टेस्टिकल का कैंसर होता है बेबी के, तब ये चेक किया जाता है तो पता चलता है। अब HPL मतलब यहाँ पे ह्यूमन प्लाजेंटल लैक्टोजन जो होता है क्या होता है, एंटी इंसुलिन प्रॉपर्टीज होती है इसकी, जो कि कहाँ से सिक्रेट होता है, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये सिक्रेट होता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा कैंसर एंटीजन 125 जो कि ओवेरियन कैंसर के लिए देखा जाता है। द ऑनसेट ऑफ मेचुएशन इज कॉल्ड, तो यहाँ पे ऑनसेट ऑफ मेचुरेशन की अगर बात करें तो सभी को पता होगा द आंसर विल बी मेनार्की, ठीक है। मेनोपॉज तो सभी को पता होगा, यहाँ पे मेनोपॉज का मीनिंग होता है स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवेरियन साइकिल सबको पता होगा, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है उसी का एक फेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट PEG जो सेल्स आर सीन इन द, तो ये जो सेल होती है ये कहाँ पे देखने को मिलती है, इंटेस्टाइन, फेलोपियन ट्यूब, स्टोमक या वजाइना। तो अवर आंसर विल बी फेलोपियन ट्यूब। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। A page cell is non-ciliated epithelial cell within the uterine tube। तो ये नॉन सिलेटेड इपिथेलियल सेल होती है, कहाँ पे पाई जाती है, यूटेराइन ट्यूब में, मतलब ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब में पाई जाती है। ये सेल्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन जो होते हैं मटेरियल उसको सिक्रेट करती है, किसके लिए, जो ओवम होता है उसके लिए सिक्रेट करती है। द पेज सेल आर पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट एट day 14 of the menstrual cycle। Obviously
डे 14 को ये प्रोमिनेंट होती हैं, ठीक है। मतलब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होता है तभी ये सीक्रेट करना स्टार्ट कर देती है, जब ओवम वगैरह का जो रिलीज होता है तो उनके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लाजेंटा इज कॉल्ड, तो यहाँ पे देख लेते हैं यॉर्क सेल, कोरियन या एमनियन। तो आउटर मोस्ट की अगर हम बात करें तो अवर आंसर विल बी कोरियन, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं कोरियन जो होती हैं, कोरियन हमारी यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर होती है। एमनियन की अगर हम बात करें तो ये इनर वाली लेयर होती है, ठीक है। और यॉर्क सेल तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं। इस तरीके से यॉर्क सेल जो सेक होती हैं ये इस तरीके से दिखाई देती हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे हिरोलिया नर्सिंग क्लासेस के नाम से, और हमारे फेसबुक पेज जो है उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं हिरोलिया नर्सिंग क्लास के नाम से, ठीक है। और यूट्यूब पे हमारा चैनल है, आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेते आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।